हम वो अशोका के जमाने को हमारे आज के जमाने में ऐसे बदले, उसको ऐसे ट्रांसफॉर्म करे कि जहाँ के अशोका के जमाने का समानता का, सबको मानवता का और सबको लेके चलने वाला समाज बने, एक इंटेलेक्चुअल फोरम बने। उसके लिए हम ये सोच रख रहे हैं। तो महेंद्र सिंह सोरात, पी.आर. अम्बेडकर सर, नाहर सिंह जी, डोंगरे साहब, ये सब जो इस दिशा में जुटे हुए हैं और हम सब इस दिशा में जुटे हुए हैं। आप एक एक करके इस बारे में डोंगरे साहब आने तक डिस्कशन करें, ताकि अपने भी व्यू इसके अंदर जाए और एक नई सोच निर्माण होने की तरफ हम चले। इतनी बात करके हुए मैं ठहरता हूँ। ओवर टू महेंद्र। महेंद्र जी। यस सर, थैंक यू सर। मैं प्रोफेसर मोहन चौहान सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी बात रखें। प्रोफेसर मोहन चौहान। प्रोफेसर मोहन चौहान सर। हेलो हेलो। यस हेलो सर प्लीज। जय भीम सहकारियों। जय भीम। जय भीम सर। हमने लास्ट टाइम जो सोचा था कि भाई हम पब्लिक में जाके क्या बोलेंगे, और ये तो हमारा जो डॉक्यूमेंट्स था वो तो सर ने फॉरवर्ड कर ही दिया है, और उसके ऊपर और सोच विचार करने का हमारा जो सिलसिला चालू था भाई, और इसके आगे हम क्या कर सकते हैं और हम समाज में जाके किस ढंग से इसको अरुण एक मिनट बताएंगे। चौहान सर एक मिनिट. अरुण भाऊ अनम्यूट करा. आणि अरुण जी मोरे सर अनम्यूट करा. म्यूट करा. म्यूट. अरुण भाऊ म्यूट करा. अरे थोराट जी आप कर दो ना म्यूट सबको. मैं आपको होस्ट बनाया, मुझे लगा आपने हाथ रेस किया तो आपको होस्ट बना दिया मैंने. हाँ चलो चलो. यस सर यस. हाँ प्लीज. सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस. चौहान सर प्लीज. चौहान सर अनम्यूट. यस. साथियों, आज भी हम जब जैसा भी अब हम ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं या देने जा रहे हैं, लेने जाने के बजाय देने जा रहे हैं, और जो बात हमने समाज में पर्कुलेट करना चाहिए और समाज को अवेयर करना चाहिए, वो अभी जैसा हमने सोचा कि भाई हर संडे को, जहां तक हर सैटरडे संडे एक तो भी ट्रेनिंग होना चाहिए मार्च एंडिंग तक, इस ढंग से हम जो चल रहे हैं, तो हम समाज को ये सब बातें जब पढ़ाते हैं, उसके साथ साथ जो एजुकेशन के बारे में लास्ट टाइम भी मैंने बोला था कि भाई हमारा क्या इसमें क्या नुकसान है, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, ये हम लोगों को डेफिनेटली बताना ही चाहिए। और उसके ऊपर मैंने लास्ट टाइम एक 4-5 पॉइंट्स मैंने रखे थे, और यही सोच लेके मुझे लगता है कि कुछ अभी नोट्स निकालना भी चालू किया है मैंने कि भाई हम इस समाज को जब हम जाएंगे और बताएंगे तो किस लेवल को जाके बताना पड़ेगा। हमें एक तो नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि हम जो हमारी जो सोच है, एक एकेडमिशियन जो सोचते हैं भाई हम सीनियर कॉलेज में पढ़ाते हैं तो हम वो लेवल पे जाके पढ़ाते हैं, लेकिन आम आदमी को नीचे के जो हमारा क्लास है उनको हम उस लेवल के जाके यदि हम उनको ये बातें बताते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारा जो मकसद है एकेडमी से जो उम्मीद रखी हुई है, वो उम्मीद को हम सही मायने में हम खरे उतरेंगे, या उसको क्या बोलेंगे हम, अच्छे से मैसेज जाएगा। और पीपीएस की का भी जो भाई एक जो मैसेज है हमारे तरफ से, जो एक्सपेक्टेशन पीआर सर ने किया है कि भाई एकेडमिशियन जो भी बात करेंगे वो सभी ग्रुप में जाएंगी और उसके ऊपर सभी इसमें विचार मंथन होगा। और ये बात हम जब करते हैं तो मुझे लगता है कि भाई हमने बहुत सोच समझकर हमने जो समाज में जाने की बात, अभी हमारे गवर्नमेंट को देने की बात अभी मेरे को लगता है नहीं बची है। गवर्नमेंट ने तो इम्प्लीमेंट के लेवल पे आ गया है, जो भी प्रेजेंटेशन दिया था हमने दिया, लेकिन हम जब तक हमारे समाज को अवेयर नहीं कराएंगे और समाज इसके अगेंस्ट में एजिटेशन के लिए जब खड़ा नहीं होगा या उसके जो माइंड नहीं बनेगा,
तब तक मुझे लगता है कि सरकार के पास हम कितने भी प्रेजेंटेशन देंगे तो भी एक कागज बन के रहेगा, हमारे पास ये रिकॉर्ड बन के रहेगा, लेकिन हम समाज को उस ढंग से हमने तैयार करना चाहिए। ये जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी हमारी एकेडमिशियन पे, एज वेल एज एकेडमिशियन जो डायरेक्शन देंगे, एज वेल एज जो ट्रेनर्स है जो हमारे समाज में जाके बात करेंगे, उनको ये सब बातें हमने इजी लैंग्वेज में एक जैसा मैं कल सर को बोला था कि सर हमें एक सिलेबस होना चाहिए, कहाँ तक क्या पढ़ाना चाहिए, कैसे, तो उसमें जो एजुकेशन का पार्ट है, उसके एजुकेशन के पार्ट में जो सिलेबस, जो न्यू एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम 2020 है, ये एजुकेशन सिस्टम के कुछ 4-5 ही बातें जो समाज के आराम से पल्ले पड़ जाए, आराम से समझ सके, यही बात हमने समाज के माइंड में उतारना चाहिए, जो कि आने वाले नस्ल को हमें जो कुछ देना है या उनको जो खड़ा करना है, या एजुकेशन के लिए खड़ा करना है, या उनको अवेयर करना है, ये बात हमें उनको अवेयर करा सकते हैं। और इस लाइन से मुझे लगता है कि आने वाले एक या नेक्स्ट फ्राइडे तक हमने एक पर्चा, एक कम से कम भाई एकेडमिशियन के तरफ से एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर क्या होना चाहिए, एक पर्चा हमने हमारे जो लोग हैं, हमारे जो ट्रेनर्स है, जो 50-60 ट्रेनर्स है, उनको एक गाइडलाइन के तरफ से देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो साथियों, यहाँ तक मुझे लगता है बस इतनी बात बोल के मैं अपना यहाँ विराम देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। जय। थैंक यू सर। प्रोफेसर झाला सर, प्रोफेसर झाला फ्रॉम गुजरात, प्लीज सर। जी सर। यस सर, जय भीम सर, बोलिए सर, आप जय अपनी भीम, भाषा जय में। भीम। जय भीम सर, या हाँ जी सर, मैं सुन रहा हूँ। नहीं, बोलना भी है आपको है, समझाने के लिए आज से बोलना भी है। आप एकेडमिया ग्रुप के प्रोफेसर हो। जी सर। एक्सप्लेन ऑन एजुकेशन पॉलिसी। सर, ये जो अभी जो एजुकेशन पॉलिसी चल रही है, अब तक तो ठीक ठाक थी, लेकिन 2022-23 के बाद ये ऑटोनॉमी तरफ जा रही है गवर्नमेंट। ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है, इसको ऑटोनॉमस किया जाए, तो उसकी वजह से वो हमारी भी परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि बहुत सारे काम निकाले हैं ऑटोनॉमी के लिए। तो ये जो चीज होने वाली है, तो मैं मानता हूँ बहुत सारी गवर्नमेंट कॉलेजेस है वो सरवाइव नहीं कर पाएगी, और उसकी वजह से ये जो खामियाजा भुगतना पड़ेगा जो पिछड़े तबके के वर्ग है, जो विलेजेस में रहते हैं, जो गरीब है, स्लम्स में रहते हैं, कम आय वाले पेरेंट्स के बच्चे जो है, उसको ये इफेक्ट होने वाला है, ऐसा अभी दिख रहा है। अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें ये दिखावा किया जा रहा है कि इसको वेस्टर्न जो कंट्रीज है यूरोप के, उसकी तरह कन्वर्ट किया जाए। लेकिन यूरोप में मैं देखता हूँ तो एजुकेशन है, वहाँ जो एवरेज इनकम है, पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, तो वो लोग खर्चा सह सकते हैं। लेकिन हमारे देश में मैं मानता हूँ कि अगर जो कुछ नहीं किया गया, तो हमारा एजुकेशन जो है, हमारे मतलब समाज का, बहुजन समाज का जो एजुकेशन लेवल है पहले से ही कम है, और जॉब भी नहीं मिलती है, तो अब ऐसा लगता है कि एजुकेशन कम होने वाली है। तो इसका जो सॉल्यूशन है, मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, मेरा थोड़ा सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स भी होता है, लेकिन हमें ऐसा समाज बनाना चाहिए जो समाज है, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ कि समाजवादी विचारधारा हो, लेकिन मानवतावादी विचारधारा वाला समाज बने। और ये जो पॉलिसीज जो होती है, बाबा साहब ने कहा था कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा हो या बुरा हो, वो इस पे डिपेंड करता है कि उसको चलाने वाले कैसे लोग होते हैं। तो ये अभी जो है थोड़ा पेसिमिस्टिक अप्रोच फ्यूचर है, दिख रहा है। तो हम सब लोगों को सम्राट अशोक का जो था समतामूलक समाज, इसमें सभी तबके के वर्गों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता था, ऐसा कुछ समाज निर्माण करने के लिए हम अपनी ओर से जो कुछ भी हो सके, हम छोटे आदमी हैं इतने, तो हमें करना चाहिए। तो हम आपके साथ हैं इस बारे में। ओके, जय भीम सर। नेक्स्ट। ओके, थैंक यू झाला सर। सोमनाथ सर, कसबे सर, प्रोफेसर कसबे सर।
कस्बे सर आप अपनी बात रखिए, जो आपको आपके व्यूज रखिए प्लीज। ओके, प्रोफेसर अनीता कस्बे मैम। प्रोफेसर अनीता कस्बे, अनम्यूट कीजिए मैडम अपने आप को। अनीता कस्बे मैडम। कस्बे मैम, या सोमनाथ जी। हाँ यस, हेलो, जय कस्बे भीम मैम सर। प्लीज। जय भीम मैम, बोलिए प्लीज। आपका जो थिंकिंग स्किल का जो कार्यक्रम है वो अच्छा लगा। ट्रेनिंग भी अटेंड की मैंने। हेलो, आवाज आ रही है क्या? यस सुन रही है, हाँ यस। बोलिए बोलिए, आपको एजुकेशन पॉलिसी के बारे में अपनी बात रखनी है मैम। एजुकेशन पॉलिसी या एजुकेशन में एज अ एकेडमिशियंस हम क्या कर सकते हैं या क्या करना चाहिए फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट, वो आपको बताना है। हाँ, बहुजन समाज को अच्छी तरह से एजुकेशन लेना चाहिए और उनको एडवाइस करना चाहिए ट्रेनिंग स्किल पर हमें। आवाज आ रही है क्या? यस यस यस, आवाज आ आप बोलिए मैम। हाँ, तो मैं भी अपने गांव में एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम रखने वाली हूँ अभी मार्च में। अच्छा, अभी उसकी तैयारी कर रही हूँ मैं। कस्बे हाँ, मैम आपका परिचय दीजिए छोटा। हाँ, मेरा इंट्रोड्यूस, मैं लेक्चरर हूँ हिंदी जूनियर डिपार्टमेंट में KSK कॉलेज बीड़ मराठवाड़ा। गुड, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज। ओके ओके, थैंक यू मैम। सोमनाथ सर, कस्बे सर, सोमनाथ कस्बे सर प्लीज। अनिता मैम म्यूट कीजिए आपको। हाँ यस, ओके। ये बृहस्पति हिरवानी मैडम। बृहस्पति हिरवानी जी, हेलो। हिरवानी मैम, बृहस्पति मैम। जी सर, जय भीम सर। जय भीम, बोलिए। जय भीम, आप अपनी बात रखिए मैम प्लीज। जी सर, सीख रही हूँ सर, कुछ दिन में बोलना शुरू करूंगी सर। अरे मैडम, वेलकम आप वेलकम। हाँ क्या, कहाँ सर्विस को कहाँ पर है? बिलासपुर में सर, गांव है बचपेड़ी। आप टीचरशिप में हैं? जी सर। जूनियर कॉलेज या हाई स्कूल? प्राइवेट है सर, ये है आप प्राइमरी। प्राइमरी है मैडम। जी सर। अच्छा, कुछ ट्रेनिंग कैंप ऑर्गेनाइज किया आपने, कर रहे हैं आप? नहीं सर। इस ग्रुप के बारे में मालूम है? एकेडमिया ग्रुप क्या है? हमने 5-6 ग्रुप बनाए। नहीं सर, अभी दीदी से मतलब बात कर रही हूँ, कुछ कुछ सीख रही हूँ, उनसे बात करती हूँ जब टाइम मिलता है उनको, तो प्रियंका दीदी से। देखिए, प्रियंका द्विवेदी यहाँ पर शामिल नहीं है, उनसे पूछिए जी क्यों शामिल नहीं है वो। हाँ, ओके नेक्स्ट। कस्बे सर, कस्बे सर फ्रॉम उस्मानाबाद, कस्बे सर, सोमनाथ जी। सोमनाथ कस्बे जी ओके, क्यों नहीं बोल रहे हैं? सुरेंद्र। सुरेंद्र पाल जी थे। सुरेंद्र पाल सुरेंद्र जी पाल अनम्यूट सर। कीजिए अपने आप को। सुरेंद्र पाल जी।
डॉक्टर सुरेश बाबू, आप बोलिए सर प्लीज। प्रोफेसर लोग इन्होंने डिस्कशन में तो पूरा भाग लेना चाहिए। यहाँ पे अभी ट्रेनिंग का जॉब नहीं रह गया हमारा। सभी सहकारियों को मेरा जय भीम नमोबुद्धाय। आज ये एकेडमिक ग्रुप की मीटिंग है और एकेडमिक ग्रुप में सारे टीचर्स, प्रोफेसर्स, सारे लोग हैं और ये पहले से डिज़ाइन है। सभी को काफ़ी कुछ कई बार एक्सप्लेन भी किया जा चुका है कि जो टीचर्स है, टीचर्स का रोल विद्यार्थियों को एक इंसान बनाने की प्रक्रिया है। उनको एक ह्यूमन टच दे करके उनको एक ओपन माइंडेड इंसान बनाना है और उसमें हम सबकी क्या भूमिका होगी, हम सब कैसे इसको इस लाइन को अपने को तैयार करेंगे, आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है। तो बेसिकली अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे तो हम बहुत सारी चीज़ों में पीछे रह गए। क्यों पीछे रह गए कि हमसे शिक्षा छीन ली गई, ये सभी जानते हैं। हम ऐसे नहीं थे, हमारा भारत ऐसा नहीं था। भारत के मूल निवासी लोग, भारत के जो वाशिंदे लोग हैं वो ऐसे नहीं थे। ग्रेट अशोक का समय ये बहुत विस्तृत और बहुत ही शिक्षित एक भारत की संस्कृति थी, लेकिन छीन ली गई और आज शारीरिक और मानसिक रूप से लोग बहुत पीछे रह गए हैं, उनसे छीन गई है। तो आखिर हमारी शिक्षा कैसी होनी चाहिए। अभी बीच में अम्बेडकर एजुकेशन पॉलिसी पर चर्चाएं हुई थी, काफी डॉक्यूमेंट्स लोगों ने तैयार किए थे और सर PR सर ने उस डॉक्यूमेंट को एक कंसोलिडेटेड डॉक्यूमेंट तैयार करके भारत सरकार को भी दिया है कि आखिर हमारे बहुजन्स की एजुकेशन कैसी चाहिए हमें। हमारा बहुजन्स की एजुकेशन किस तरीके से उनको इफेक्टिव होगी, किस तरीके से उनको उनकी भागीदारी हो सकती है, किस तरीके से वो विकसित हो सकते हैं। इस पर एक डॉक्यूमेंट तैयार किया और वो किया। तो शिक्षा का रूप कैसा चाहिए, शिक्षा का सिलेबस कैसा चाहिए, शिक्षा का पैटर्न कैसा होना चाहिए और किस तरीके से हम उनको एक इंसान बनाने की प्रक्रिया में लेके जा सकते हैं। जो वर्तमान स्वरूप की शिक्षा है उसमें देखने पर तो बहुत लच्छेदार नजर आती है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल और व्यवहारिक रूप से देखेंगे तो उससे बहुजनों का सबसे बड़ा नुकसान है। बहुजनों का विकास नहीं हो रहा है, न बहुजन उस लेवल पर पहुंच सकता है। तो इन चीजों को देखते हुए कि शिक्षा का पैटर्न एक तो ओपन माइंडेड एजुकेशन हो, नेसेसिटी तरीके से हो, मतलब सभी को जरूरी हो, इक्वल एजुकेशन होनी चाहिए, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, सभी जगह एक जैसा सिलेबस आना चाहिए। लेकिन सरकार का पैटर्न ऐसा है, सरकार इस तरीके से करती है कि प्राइवेट के लिए अलग एजुकेशन कर रखी है। तो किसी भी तरीके की शिक्षा के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में इनइक्वालिटी आती है तो समानता कभी नहीं हो सकती, भाईचारा कभी नहीं हो सकता, न्याय नहीं मिल सकता और एक इंसान भी नहीं बन सकता। पागल जैसी बातें करती हैं। लालाराम जी आप म्यूट कीजिए, आपको लालाराम सर आप म्यूट कीजिए आपको। हेलो हाँ नाहर सिंह सर, ओके प्लीज सर स्टार्ट, कंटिन्यू सर प्लीज। तो शिक्षा के क्षेत्र में अगर किसी भी संदेश में, किसी भी मैसेज में, किसी भी पैटर्न में या सिलेबस में इनइक्वालिटी आती है, हायरार्की आती है, सुप्रीमेसी आती है, ये समानता नहीं ला सकती, ये संपूर्ण विकास नहीं कर सकती और इससे एक दो तरीके के लोग पैदा होंगे और उसमें जो चालाक चतुर होंगे वो कंट्रोल करेंगे सिस्टम। तो शिक्षा समान होनी चाहिए, शिक्षा इक्वल होनी चाहिए, शिक्षा नेसेसरी होनी चाहिए सभी के लिए और एक जैसी शिक्षा हो और शिक्षा ऐसी हो जिसमें साइंटिफिक टेम्परामेंट हो, रेशनलिज्म हो, जिससे कि उसकी क्लियरिटी में आज हमारा भारत समाज, हमारे स्पेशली बहुजन समाज, 90% बहुजन समाज इमोशनल ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहा है। क्यों? उसको जाति, धर्म, कस्टम, ट्रेडिशन के नाम पर उसकी ब्लैकमेलिंग होती है, वो फंसता है कहीं न कहीं। तो शिक्षा में एक रेशनलिटी होनी चाहिए, लॉजिकली होनी चाहिए, शिक्षा ओपन माइंडेड होनी चाहिए और शिक्षा का पैटर्न जो है उसमें ह्यूमन वैल्यू होनी चाहिए। अगर शिक्षा में ऐसे कंटेंट, ऐसे सिलेबस, ऐसी चीजें हम पढ़ाते हैं जिसमें ह्यूमन वैल्यू नहीं है, जिसमें मोरल वैल्यू नहीं है या कहीं भी डिफरेंशिएशन मोरल वैल्यूज का हो रहा है, तो वो शिक्षा नहीं है, वो इंसान नहीं बना सकती, वो द्वि दर्जे के लोग बनाएंगे और किसी भी तरीके की जो आपकी जो असमानता है, किसी ने कहा ना
कि प्राकृतिक आपदाओं से ज्यादा खतरनाक अनथिंकिंगनेस या ह्यूमन गैप है। अगर कोई भी चीज इसको ह्यूमन गैप क्रिएट करती है, वो मानव रेसी के लिए खतरनाक हो सकता है। और जो आपके जो मनुष्य जो यहाँ पर है, जो जिसको जो सुपर एनिमल कहा जाता है इस यूनिवर्स में, उसकी रेस के लिए खतरा है। तो प्राकृतिक आपदा इतनी खतरनाक नहीं है, अगर ह्यूमन गैप है, ह्यूमन अनथिंकिंगनेस है, ह्यूमन डिस्पैरिटी है। तो इसको सारे संदेश, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि ये जो है ह्यूमन गैप को खत्म करे, लोगों की इक्वलिटी मैसेज हो, लोगों में रेशनैलिटी आए, लोगों में जो है साइंटिफिक टेम्परामेंट विकसित हो, और लोगों में मोरल वैल्यू इस्टेब्लिश्ड हो। इंसान इस तरीके से बनने से उसमें एक लाइट माइंडेडनेस होगी। तो शिक्षा का सिलेबस, हम शिक्षा में हम बहुजन्स को ये बहुत जरूरत है, और शिक्षा हम दूसरों से मांग रहे हैं। हम कब तक मांगते रहेंगे? बेसिकली क्या है कि हम सारे लोगों को शिक्षित होकर के अपने लोगों को शिक्षित करना होगा, मींस बहुजनों को शिक्षित करना होगा, और साफ सुथरे तरीके से उनको एक इंसान बनाने की प्रक्रिया, जो जो ह्यूमन कैरेक्टर्स हैं, सारे उसमें इनकॉर्पोरेट करने होंगे। उसी से उसका इजाफा होगा, उसी से वो लाइट माइंडेड होगा, उसी से उसमें कोऑपरेटिव टेंडेंसी विकसित होगी, और वो जहां खड़ा होगा, जहां भी होगा, वहीं से लाइन खींचनी शुरू हो जाएगी। तो सामाजिक विकास और समरसता और जो सोशल रिफॉर्मिंग है, उसमें सबसे बड़ी चीज जो है शिक्षा है, और शिक्षा को समर्पित भाव से एकेडमिक ग्रुप को समझ कर समझाने की प्रक्रिया में लाना ही पड़ेगा। अगर हमारे एकेडमिक ग्रुप के लोग, सारे लोग समझेंगे, तो हम अपने विजन के माध्यम से समझ के कि हमें कैसा तैयार करना है इंसान को, कैसे स्टूडेंट को तैयार करना है, उसमें कैसे थीम डाले लेके आए, किस तरीके से लेके आए, जिससे कि वो एक परफेक्ट सोसाइटी का एक पिलर तैयार हो। तो एजुकेशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स, और एकेडमिक को बहुत अच्छी तरीके से समझ के हम अपने समाज को किस तरीके से, जो उसके अंदर जो गांठें बंधी हुई हैं, जिसकी वजह से वो उलझा हुआ है, जिसकी वजह से वो दूर तक नहीं देख पा रहा है, तो ये शिक्षा के पैटर्न में हमें वो डिजाइन करके क्रिएटिविटी के साथ, अपनी मल्टीपल पॉसिबिलिटी के साथ उसमें इनकॉर्पोरेट करने की क्षमता विकसित करनी होगी। मेरे ख्याल से और भी लोग हैं, मैं जो समझ रहा हूं वो मैंने बताने का प्रयास किया। सभी लोगों को मेरा जय भीम। थैंक यू सर। सर अभी सब लालाराम जी बोलना चाहेंगे कुछ? लालाराम सर, लालाराम जी सर, लालाराम जी नहीं सर। ये सोमनाथ कस्बे कहाँ है? नहीं आ रहे? क्या मतलब ये ओपन करके इस तरह से चले जाते हैं? सोमनाथ सर, कस्बे सर, नहीं सर। पंडित ओके, चौहान वो को लेफ्ट ही। हाँ प्लीज सर। पंडित चौहान जी से बोलिए। पंडित चौहान सर प्लीज। साथियों, ये जो अपना जो एजुकेशन है, ये एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में हमें इसमें क्या रोल प्ले करना है, इसके बारे में हम पीछे से चर्चा करते आ रहे हैं। अभी आज हमें दो भूमिका में से गुजरना पड़ रहा है। एक भूमिका है कि हम जो बहुजन समाज की 85% समाज की बात करते हैं, वो 85% का जो समाज है, ये तो एक तो इसमें से मेजॉरिटी पार्ट देहात में बसा है, दिहाड़ी पे जिंदगी जी रहा है, यहाँ कहीं मजदूरी करके या दिहाड़ी करके वो जिंदगी बसर कर रहा है। जो भी सिटी में माइग्रेट हुआ है, मेट्रोपॉलिटन सिटी में माइग्रेट हुआ है, वो भी झुग्गियों में बसा हुआ है।
और हम कुछ चंद लोग जो हमारे पुरखों ने यहाँ पे संघर्ष किया था, जिसमें से फूले शाहू अंबेडकर और काशीराम जी, इनके संघर्ष से हम लोगों को कुछ रिजर्वेशन का फायदा मिला, एजुकेशन का फायदा मिला, और हम चंद लोग आज प्रशासन शासन के अलग अलग हुद्दे पे काम कर रहे हैं। मगर इनकी तादाद अगर गिनी जाए और असल में इनका रिपोर्टिंग अगर हम लिया जाए, तो हमारा रिजर्वेशन का भी परसेंटेज जो है वो बहुत कम भरा हुआ है। बहुत सारा रिजर्वेशन के इसमें हम इन्वॉल्व नहीं हुए हैं। और अभी जो प्राइवेटाइजेशन का दौर चल रहा है, इसके अंदर मेजॉरिटी इंस्टीट्यूट प्राइवेटाइजेशन में चले जाने की वजह से वो प्राइवेटाइजेशन में हमारे समाज के जो लोग सर्विस में आने के इसमें है, तो उनको वो चांस नहीं मिल रहा है। और ये एजुकेशन पॉलिसी जो अब बन रही है, ये एजुकेशन पॉलिसी से जो बातें निकल के सामने आ रही है, उसमें से एक तो इन्होंने बताने के लिए ऐसा बताया है कि हम 3 साल से एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट कटिबद्ध है। गवर्नमेंट 3 साल की उम्र से बच्चों को पढ़ाने की सोच रहा है, और उसके लिए ये नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और फर्स्ट सेकंड, ऐसा ये 5 स्टेज का उन्होंने एक स्टेज बनाया है। उसके बाद 5, 6, 7 वो उम्र के लिए उन्होंने एक स्टेज बनाया है। और ये करते करते जो बोर्ड सिस्टम थी, जिसके अंदर 10th में एग्जाम हुआ करता था बोर्ड का, वो हटा दिया गया है और 12th को बोर्ड रख दिया गया है। उसके बाद आगे जो डिग्री में पहले 3 साल में डिग्री मिल जाती थी, अब वो डिग्री को भी 4 साल की डिग्री बना दिया गया है। और इतने सारी जंबल बातें उसके अंदर डाल दी गई है, और उसके बाद क्रेडिट सिस्टम भी उसके अंदर डाली है कि ये अगर मैं एज ए प्रोफेसर करके इन सब बातों के तरफ सोचता हूं, और मेरे उम्र के पीछे जाके जब मैं एक 10 साल की उम्र के हिसाब से ये पॉलिसी के तरफ देखता हूं, मैं आज प्रोफेसर करके ये पॉलिसी के तरफ देख रहा हूं, ये बात अलग है। मगर मैं पीछे जाके 10 साल की उम्र से मैं अगर इस पॉलिसी के तरफ देखूं, तो 10 साल की उम्र में या 12th तक पढ़ने वाले बच्चे को यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ये ऊपर से बहुत अच्छा दिखता है, मगर उसके अंदर की जो बातें हैं, तो वो पता ही नहीं चलेगा उनको कि भाई ये क्रेडिट सिस्टम क्या है, ये 3 इयर्स डिग्री कोर्स क्या है, ये 4 इयर्स डिग्री कोर्स क्या है, उसके बाद क्रेडिट बैंक सिस्टम क्या है, उस 3 ईयर डिग्री कोर्स के लिए एमफिल उसको हटा दिया गया है। अगर पीजी करना है तो 4 ईयर डिग्री कोर्स करना चाहिए। अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो फर्स्ट ईयर पास हो जाएंगे तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सेकंड ईयर पास हो जाएंगे तो और एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, थर्ड ईयर पास हो जाएंगे तो डिग्री मिल जाएगी। वो डिग्री मिलेगी, मगर वो डिग्री से आप पीजी नहीं कर पाओगे। पीजी करने का है तो 4 ईयर की डिग्री लेना पड़ेगा। 4 ईयर की डिग्री लोगे तो फिर पीजी करोगे। अगर पीजी करोगे तो पीजी के पास डायरेक्ट पीएचडी को एंट्रेंस, पीएचडी को आपको एडमिशन मिल जाएगा। फिर पीएचडी को एडमिशन होने के लिए, और ये हर जगह जो एंट्रेंस टेस्ट डाल के रखी है, वो भी किसी को मालूम नहीं है। उसके बाद जैसे ही पीजी हो के आप बाहर निकलोगे, तो आप टीचिंग के लिए लायबल हो जाओगे क्या, किसी सर्विस के लिए लायबल हो जाओ क्या, उसका भी कोई झांका नहीं बताया है। फिर हर जगह टेस्टिंग्स की एग्जाम लगा दी गए। बोले तो आप जैसे ही डिग्री ले लोगे और डिग्री के लेवल के आपको कुछ नहीं मिलेगा, फिर वहां पे टेस्टिंग एग्जाम होगा, और वो टेस्टिंग एग्जाम होने के बाद वो नेट करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा, पेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको एडमिशन वहां पे मिलेगा। और जैसे ही हम अगर सेट एग्जाम पास हो गए तो भी जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे ही आदमी एमपीएससी जैसे स्टेट सर्विस कमीशन या पब्लिक सर्विस गवर्नमेंट यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की भी एग्जाम पास हो जाता है तो उसको जॉब मिल जाता है। जैसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जाम पास होता जाता है तो उसका इंटरव्यू होता है, उसके बाद उसको जॉब मिल जाता है। मगर ये ऐसे जो एंट्रेंस टेस्ट रखे हैं,
ये टेस्ट पास होके जॉब नहीं मिलता है, फिर जॉब नहीं मिलता है तो ये टेस्ट के लिए रखे हैं। ये बहुत सारे बातें पिछले दिनों में और आज के इसमें, आज अभी हमारे कोई भी साथी बता रहे थे कि हमारी पहली की एजुकेशन पॉलिसी तो ठीक ठाक है, अभी आगे प्राइवेटाइजेशन जाने वाला है। ठीक ठाक है भी नहीं, आज भी ठीक ठाक नहीं है, मगर वो हमें मालूम नहीं है ठीक ठाक है कि नहीं है, क्योंकि हम जिस लेवल पे आके सोच रहे हैं, तो इस लेवल के आके सोचने के बाद हमें हमें पेमेंट मिलता है, हम एक अच्छे हुद्दे पे है, उसके लिए हमारे जो प्राइमरी नीड्स है ये रिजर्वेशन ने हमारे वो प्राइवेट नीड्स कम फुलफिल कर दिया है, और वो प्राइवेट नीड फुलफिल कर देने की वजह से हमें वो दुख नहीं दिख रहा है। अरे मगर जिसके पास वो प्राइमरी नीड कम नहीं है, उस वहां पे जाके सोचो कि जिसके पास दिहाड़ी है, 2 वक्त की रोटी नहीं है, जिसको रहने को घर नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो अपने बच्चे को पढ़ाने का कैसा सोचेगा? वो पढ़ाएगा तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएगा। यहाँ पे इन्होंने प्राइवेट स्कूल बना दिया है, क्वालिटेटिव एजुकेशन प्राइवेट स्कूल में मिलेगा, गवर्नमेंट स्कूल में क्वालिटेटिव एजुकेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल के जो वैकेंसीज है वो वैकेंसीज नहीं होते हैं। जैसे कि एक स्कूल में अगर 25 टीचर की जगह है तो ये 15 टीचर पे ही चलाएंगे, फिर 10 टीचर वो अलग अलग सब्जेक्ट के नहीं रहेंगे, वो टीचर नहीं रहेंगे तो जो सब्जेक्ट का टीचर नहीं वो भी वो पढ़ाएगा, और वो बच्चा अपग्रेड होते होते 12th पास होके बाहर निकल जाएगा। डिग्री कॉलेजेस में वही सिचुएशन है, बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे है कि वो सब्जेक्ट को सीनियर लेक्चरर भरे ही नहीं है, वो पोस्ट वैकेंसी है सिंस फ्रॉम लास्ट 5 years, 5 साल से वो पोस्ट खाली है। अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का लेक्चरर की पोस्ट खाली है और वो सब्जेक्ट वो पढ़ाया जा रहा है, फिर वो कौन पढ़ा रहा है? उसके लिए टीचर नहीं है, फिर भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाया जा रहा है, वहां पे टीचर नहीं है, फिर भी मैथमेटिक्स पढ़ाया जा रहा है, टीचर नहीं है, फिर भी कॉमर्स पढ़ाया जा रहा है, और वो डिग्री लेके लोग बाहर निकल जा रहे हैं। बोले तो ये पब्लिक जो एजुकेशन है, वो पब्लिक एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल में या गवर्नमेंट कॉलेज में वैकेंसीज है वो फुलफिल नहीं की जाती है। प्राइवेट में वैकेंसीज है, मगर प्राइवेट में फुलफिल है, मगर वहां के लोगों का जो पेमेंट्स है, उनकी जो सैलरीज है, वो सैलरी उनको प्रॉपर नहीं मिलती है, और वहां पे फीस ज्यादा है, वो फीस हमारे आम लोग दे नहीं पाते। जहाँ पे हमारे लोग जा पाते हैं वहां पे एजुकेशन के लिए टीचर नहीं है, वहां पे प्रैक्टिकल लेने के लिए प्रैक्टिकल मन नहीं है, वहां पे क्लरिकल स्टाफ बराबर नहीं है, वहां पे कंप्यूटराइजेशन जो सिस्टम है वो नहीं है, या इंटरनेट की सिस्टम है वो नहीं है, लाइब्रेरी बराबर नहीं है, बुक्स नहीं है, इंटरनेट फैसिलिटी इंटरनेट लाइब्रेरी नहीं है, वहां पे जो बाकी टूरिज्म के कोर्सेस है वो ऐसे ही पढ़ा दिए जाते हैं, जर्नलिज्म कोर्सेस है वो खाली एग्जाम के बुला के पास करके दिया जाता है। तो इस स्थिति में हमें सोचना है कि हम कहाँ पे है। हम जहाँ पे अभी मैं प्रोफेसर हूँ, मेरे बच्चे पढ़ाने के लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मगर मेरा एक तबका 85% 90% तबका है जो कि आज भी उस दलदल से या उस लो ट्रेडन सिस्टम से अप नहीं आया है, वो आज भी वही है, और उनके बच्चों को क्या मिलेगा? और इस पॉलिसी से उन लोगों के लिए कुछ नहीं दिया जाता है। और दूसरी बात यह है कि हमारे बहुजनों का ड्रॉप रेट जो है, वो ड्रॉप रेट बहुत है। हमारे बच्चे स्कूल में डाल दिए जाते हैं, एक 4th क्लास तक वो पढ़ते हैं, 4th से ड्रॉप रेट शुरू हो जाता है, फिर 7th में मैक्सिमम लड़कियां ड्रॉप हो जाती है, लड़के रहते हैं, और 10th तक आते आते हमारा ड्रॉप रेट इतना बढ़ जाता है कि हमारे बहुजन को लोग डिग्री को आगे आते नहीं है। ओवरऑल इंडिया का जनरल इनरोलमेंट रेशियो 18 है। बोले तो आज 18 to 23 एज के इंडिया के पूरे इंडिया में 1823 साल के अंदर के जितने बच्चे हैं, उनमें से 18 फ्रॉम द 100 आज 18 ही बच्चे डिग्री कोर्स को एडमिशन लेते हैं। ये हमारा इनरोलमेंट रेशियो है, और ये इनरोलमेंट रेशियो आज ये स्थिति में अगर 18 है 100 में से, तो हमारे उसमें से हमारे बहुजन कितने हैं? और आज गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी में ऐसा तय किया है कि हम इनरोलमेंट रेशियो, पिछली सरकार ने जिसको हम मनमोहन सिंह सरकार कहते हैं, उन्होंने 2-4 साल 200
2004 में एक वो जो पॉलिसी लाई थी, वो पॉलिसी में उन्होंने कहा था कि एट द एंड ऑफ 2020 हम GER जनरल इनरोलमेंट रेशियो 30 बना देंगे, और जबकि जनरल इनरोलमेंट रेशियो 11 था। वो 2004 में जनरल इनरोलमेंट रेशियो 2004 में 11 था, यानी 100 में से 11 बच्चे डिग्री को जाते थे, और उन्होंने तय किया था कि एट द एंड ऑफ 2020 हम ये जनरल इनरोलमेंट रेशियो 30 कर देंगे, मगर आज वो 18 ही हुआ है। और ये पॉलिसी में ऐसा बताया गया है कि एट द एंड ऑफ 35 हम ये जनरल इनरोलमेंट रेशियो 50 करेंगे। बोले तो डिग्री में 50 लोग डिग्री में जाएंगे, ऐसा इन्होंने बता रहे हैं। ये बताने की बात है, अगर 50 का अगर रेशियो आपने दिया है तो आपको लग जाए थे कि हमारे 50% लोग डिग्री को चले जाएंगे, मगर वैसे होने वाला नहीं है, क्योंकि तुम्हारे स्कूल का जो एजुकेशन है वहां पे बच्चे नहीं है। प्राइवेट, ये गवर्नमेंट स्कूल है वो लैकिंग बिहाइंड कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल के अंदर जाने वाले जो लोग हैं वो अपर कास्ट से या अपर इकोनॉमी से आते हैं। मिडिल या लोअर इकोनॉमी के लोगों को प्राइवेट एजुकेशन में पढ़ाई नहीं मिलेगी, और इसमें से प्राइवेट एजुकेशन में लोग जा नहीं पाएंगे, और जहां जा पाएंगे वहां पे एजुकेशन क्वालिटी की लेस है। उसके लिए ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एट द एंड ऑफ 35 उन्होंने जो 50 GER बनाने की कोशिश बताई है, तो एट द एंड ऑफ 35 मुझे नहीं लगता कि 18 भी बचेगा या नहीं। 18 डिक्लाइन कर जाएगा, 18 के नीचे आ जाएगा हमारा GER। और ये सब वो भी आज मुक्त विद्यापीठ या ये एक्सटेंशन एजुकेशन ये सब मिला के वो 18 है। तो उसके लिए इस दिशा से अगर हम सोचे तो हमें भी कुछ हमारे लेवल पे एजुकेशन इंस्टीट्यूट के बारे में, और हम जो जिस जगह पे हम काम कर रहे हैं वहां पे एजुकेशन के बारे में हमें बहुत सारा सोचना है, और गवर्नमेंट से हमें क्या मिलेगा और हम हमारे लेवल पे एजुकेशन के बारे में क्या करेंगे। और उसके लिए हमें सजग रह के, ज्यादा से ज्यादा सजग रह के इसके अंदर काम करना है, काम करने की जरूरत है। इतनी बातें बता के मैं ठहरता हूँ। जय भीम, जय भारत। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सुबोध वाकोडे सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? सुबोध वाकोडे सर, प्रोफेसर वाकोडे सर। हाँ बोलिए सर। आप कुछ बोलेंगे? जय भीम सर, जय भीम। हाँ जय भीम, जय भीम। अपनी बात रखिए सर प्लीज। हाँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो मेरी तो ये राय है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है ये हमें फिर से गुलाम बनाने का एक षड्यंत्र यहाँ पे है, क्योंकि बाबा साहब सबसे पहले अपना आंदोलन शुरू करते हैं तो सबसे पहली बात उन्होंने कुछ जो शुरू की वह वैश्विक हितकारिणी सभा से उन्होंने अपनी बात रखी, और अपने समाज में शिक्षा का जो योगदान है या शिक्षा सबसे ज्यादा बढ़नी चाहिए, और उसमें भी शिक्षा का स्तर कौन सा होना चाहिए, तो उच्चतर शिक्षा ये हमारे समाज ने ग्रहण करनी चाहिए। ये सबसे पहला ध्येय उनके जीवन का लक्ष्य ये रहा है। और ये बाबा साहब के संविधान के थ्रू उन्होंने जो संविधान बनाया उसके थ्रू, और जो नई नई पॉलिसीज एजुकेशन की पॉलिसी आई, जिसमें आप देखते हो कोठारी आयोग है, और उसके बाद वाले जो है यानी मुदलियार आयोग होगा, राधा कृष्णन आयोग होगा, उसके बाद वाला ये जो कोठारी आयोग है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो राष्ट्रीय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2002 या 8 जो है, ये इसके द्वारा ये जो अभी तक की जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो चल रही थी, लेकिन ये नई जो एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, इस नई एजुकेशन पॉलिसी में सबसे संभाव्य जो धोखे है वह ये है कि हमारे जितने भी स्टूडेंट है, जिसे हम राइट टू एजुकेशन कहते हैं, राइट टू एजुकेशन के द्वारा और आगे
चलकर, यानी कि राइट टू एजुकेशन से वो तो आपको 8वीं तक की शिक्षा दे देंगे, 8वीं 9वीं तक की जो है वो शिक्षा दे देंगे, लेकिन उसका स्तर जो होगा वह बहुत उसमें से सभी बच्चे जो है वो आगे चलकर अपने भविष्य में जो उच्चतर शिक्षा है वह ग्रहण नहीं कर सकेंगे, ऐसी उनकी धारणा इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बनाई गई है। और आप ये देखते हो कि ज्यादातर बहुजन समाज जो भी नौकरियां पाता है वह शिक्षा क्षेत्र के जो कॉलेजेस है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन है, इनमें ज्यादातर नौकरियां पाता है। लेकिन ये नई जो एजुकेशन पॉलिसी है, नई एजुकेशन पॉलिसी में किसी भी तरह का इन्वॉल्वमेंट टीचर और एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे बहुजन समाज का न हो, इसके लिए ये बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है। जिसका उदाहरण एक मैं अब दूं तो अभी की जो अपॉइंटमेंट जो होता है टीचर का या असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो उसमें पीएचडी जो है, पीएचडी को ज्यादा महत्व 25 गुण है, और उसके साथ साथ जिनका नेट सेट है उनको सिर्फ और सिर्फ 7 गुण इन्होंने दिए। यानी कि इसमें आप देख सकते हैं कि नेट सेट कौन क्वालिफाई कर रहा है, नेट सेट ज्यादा से ज्यादा बहुजनों के बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं। और पीएचडी कौन ले रहा है, पीएचडी में आप देखते हो कि अभी तो ठीक है, लेकिन जो बच्चे नेट सेट क्वालिफाई नहीं कर सकते वो भी पीएचडी में जो है वो पीएचडी ले रहे हैं या फिर उसमें वह जा रहे हैं। तो इसमें से आप ये देख सकते हो कि जैसे लेटरल एंट्री के थ्रू आईएएस आईपीएस बनाए जा रहे हैं, उसी तरह टीचिंग फील्ड में भी इसी तरह लोग जो है उनके अपॉइंट किए जा रहे हैं। तो ये हमारे बहुजन वर्ग के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है, और इसीलिए जो कुछ बातें हैं वो साफ साफ इसमें होनी चाहिए कि नई एजुकेशन पॉलिसी जो है उसमें एससी और एसटी और ओबीसी के लिए जो आरक्षित सीटें हैं वह उनके मात्रा के अनुसार हो, यानी उनकी जो पॉपुलेशन है उनके पास पॉपुलेशन के अनुसार हो। यही एक मेरा मानना है। इसी बात को मैं अपनी बात कहते हुए यहाँ पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर। सर आप कुछ मार्गदर्शन। प्रोफेसर लोगों को क्या मार्गदर्शन करूं मैं, सोच में लगता हूं कि आप लोग किस तरह से सोच पा रहे हो। मैं बाबा साहब के समय का याद करना चाहूंगा। बाबा साहब ने, उनके हाथ में शिक्षा देने का कुछ साधन नहीं थे। बाद में 48 के आसपास उन्होंने कुछ इंस्टीट्यूशन डेवलप किए, वो एक अलग भाग है। और लेकिन वो नेशनल लेवल पर बहुत बड़ी एजुकेशन पॉलिसी को इम्पैक्ट करने में कहाँ कामयाब हुए, कैसे कामयाब हुए, इस बात को ऑब्जर्व करने की बहुत बड़ी गरज है। और बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन देने के लिए उन्होंने इंस्टीट्यूशन नहीं खोले, ना 10वीं और 12वीं के लिए। उन्होंने डायरेक्टली हायर डिग्री के लिए, सीनियर कॉलेज के लिए उन्होंने समय लगाया। तो हमारा ध्यान अक्सर होता है कि बाबा साहब हायर एजुकेशन, लेकिन मैंने एक बहुत बड़ी बात सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट में ऑब्जर्व की, उसका ध्यान आप लोगों को दिलाना चाहिए कि उस समय कम से कम पढ़ा लिखा, ना के बरोबर पढ़ा हो, जो बाबा साहब के मूवमेंट में अशिक्षित समाज शामिल हुआ था या दूसरी चौथी पढ़ा हुआ व्यक्ति शामिल हो रहा था। अंग्रेजों के महात्मा फुले के प्रयास से जो पहली दूसरी चौथी तक पढ़ने वाले लोग बन रहे थे, उनमें एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और उन्होंने ये निर्णय किया कि हमारे बच्चे हर हालत में हायर एजुकेशन होना चाहिए। आज जो कुछ ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, प्रोफेसर, डॉक्टर वगैरह, इंजीनियर दिख रहे हैं, अब मैं इसके लिए ये बोलूं कि हमारे डॉक्टर अनिल डोंगरे से लेकर अनिल पंडित चौहान जी या मोहन चौहान जी, इस लेवल तक की, या खुद मैं महेंद्र थोराट जी, ये प्रोफेसर लेवल के लोग के माँ बाप की तरफ देखिए जा कि उन्होंने हमें एजुकेशन देने के लिए कितनी बड़ी जिद की। उनकी एजुकेशन उतनी बड़ी नहीं थी, ना के बरोबर की एजुकेशन थी आज के टाइम में।
और उन्होंने अपने बच्चों को एजुकेशन देने के लिए बहुत बड़ी जिद की। बर्तन कपड़े धोएंगे मांजेंगे पर बच्चे को स्कूल जरूर भेजेंगे। एक ये सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट का इम्पैक्ट, इससे हम कुछ सीख सकते हैं कि उन्होंने ऐसी जनरेशन पैदा की कि वो बच्चों को पढ़ने में मोटिवेट किए, जो भी अपॉर्चुनिटी थी उसके अनुसार उन्होंने रास्ता ढूंढे, और आज किसी तरह से IAS IPS में, प्रोफेसर में, इंजीनियर में हमारा तबका कुछ आया। आज जो तबका आया है अब वो भयभीत हो रहा है कि क्या हमारे आने वाली पीढ़ी इस प्रकार की एजुकेशन ले पाएंगी। ये संकट आ रहा है। हाउ टू फेस दिस चैलेंज, हाउ टू फेस दिस करंट चैलेंज, कि वो हमें ड्रॉप आउट का तो एक बहुत बड़ा सिलसिला हमारे समाज के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरा, हायर एजुकेशन के तबके IIT IIM वगैरह में या PhD के लिए या नेट सेट में भी हमारे लोग ज्यादा क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे, उन्हें होने नहीं दिया जाएगा, क्वालिफाई होने नहीं दिया जाएगा, PhD करने नहीं दिया जाएगा, नेट सेट को में भी उनको किसी न किसी तरह से नीचे गिराया जाएगा। ओवरऑल सिचुएशन में आप लोग आगे ना बढ़ पाए, बहुजन समाज आगे ना बढ़ पाए, इस बात का चैलेंज फेस करना है। दिस इज द चैलेंज बिफोर अम्बेडकराइट मूवमेंट। इसको हम कैसे करें? दुश्मन का काम है दुश्मनी करना, वो तो हमको नहीं पड़ा। 2035 तक की उसने पॉलिसी बना ली कि हम 50% कहेंगे, और आप लोगों ने बोला कि 50% की जगह 18% से वो 15% तक आ जाए। 18% है, मेरे लिहाज से वो 2-4 घट के 15% तक चला जाएगा। 50% की बात बोलने वाले वो 15% तक ही हमको आगे बढ़ने नहीं। और स्किल डेवलपमेंट के आधार पर तो हमारा पूरा समाज हायर एजुकेशन से तो पूरा वंचित ही हो जाएगा, हायर एजुकेशन से वंचित हो जाएगा, और वंचित करने का पूरा षड्यंत्र। और ये इस व्यवस्था का नाम है मनुस्मृति। मनु या वर्ण और जाति की संस्कृति का नाम है, जिसमें हम हायर एजुकेशन और हायर एजुकेशन नहीं लेंगे तो हम शासन करती जमात का भागीदारी नहीं बन सकते, हम शासन करती जमात की भागीदारी नहीं बन सकते। इस चैलेंज को कैसे फेस किया जाए? सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट का आदमी, हमने बाबा साहब के मूवमेंट से मैंने बताया कि हमारे कम पढ़े लिखे लोगों, माँ बाप ने जिद करके हमें पढ़ाया कि तुमको बेटा पढ़ना है, पढ़ना, तू कुछ भी कर, हम का तेरे के लिए फीस करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, अच्छा करेंगे बुरा करेंगे, पर तेरे को पढ़ाएंगे। हमको पढ़ने को लगाया। आज हम इस स्थिति में है कि हम ये कुछ भी नहीं कर सकते। क्या करना चाहिए? दिस इज द चैलेंज बिफोर अम्बेडकराइट मूवमेंट। इसमें मेरे को सरकार से हम मांगते रहेंगे, करते रहेंगे, 5-10% थोड़ा बहुत टुकड़ा दे देंगे, इससे ज्यादा वो कुछ देने वाले नहीं है। हमारे समाज की स्थिति लड़ने झगड़ने में आधी एनर्जी खत्म हो जाएगी। इस बात की नोटिंग जब हम पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम का सिलेबस डिसाइड कर रहे थे, उस समय ये चैलेंज हमारे सामने था, और उसी को ध्यान में रख के हमने 5 दिन का ट्रेनिंग कैंप का सिलेबस तैयार किया है। इसमें हम अपने समाज को, बहुजन समाज को अम्बेडकराइट मूवमेंट की एजुकेशनल फिलॉसफी पर, मनुवादी एजुकेशनल फिलॉसफी को कसना चाहिए, परखने का एक सिलसिला हमारा होना चाहिए। जो एजुकेशन मूवमेंट अम्बेडकराइट सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट नहीं कर रहा, कि क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि उसके सामने अम्बेडकराइट एजुकेशनल फिलॉसफी का दर्शन ही एक्सप्लेन नहीं था। पे बैक टू छोड़ दीजिए, दूसरे लोग कोई भी एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ अम्बेडकरिज्म नहीं डिस्कस कर रहे। एजुकेट पढ़ो सीखो, एजुकेट का मीनिंग शाब्दिक अर्थ लिया, उसका गहराई से अर्थ नहीं समझा कि व्हाट इज द फिलॉसफी ऑफ अम्बेडकरिज्म। हम इस फिलॉसफी को बहुत सोच विचार करके सामने लाए कि अगर हम इस फिलॉसफी के माध्यम से समाज के बीच में जाएं और उनको इस एजुकेशन फिलॉसफी और मनुवाद की एजुकेशन प्रोग्राम, इन दोनों का कंपैरिजन करके बताएं कि भाई हमको चाहिए ये था, ये हमको सरकार इतना दे रही है, तो लोगों की आंखें खुलेंगी कि हमारा भविष्य अंधकारमय है, तब कहीं वो संघर्ष के लिए तैयार होंगे या जागृत होंगे। दूसरा, उसमें हमने एक सब्जेक्ट रखा है थिंकिंग स्किल। इस बीच में मैंने तीसरी का
साल के बच्चे से लेकर, मैं 3 साल या 5 साल के बच्चे से लेकर 5 साल बच्चा कीजिए वैसे, क्योंकि तीसरी कक्षा का जो टूल्स टेक्निक मेथड अभी हमारे लोग उतना सोच विचार करने वाले नहीं बने, अगर उस लेवल पर बन जाए तो वो भी कर सकते हैं। कम से कम 5 साल के बच्चे से लेकर आज रिटायर 70-80 साल के बच्चों को भी थिंकिंग स्किल के टूल्स टेक्निक सिखाए जा सकते, टूल्स टेक्निक सिखाए जा सकते, और वो हम डायरेक्टली समाज को सिखाना शुरू करें तो उनमें नए प्रकार की सोच पैदा हो सकती है, जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट के लिए बहुत उपयोगी होगा। कि उनके माने में पहला ये था बाबा साहब के समय की पीढ़ी, कांसीराम जी के समय की पीढ़ी, कि उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी आयुष्य लगाई, कुछ और नहीं कर पाए, हमें तो पढ़ा के आगे भेजा। लेकिन आज हम अगर अपने समाज की आंखें खोल दें, उससे थोड़ा सा ओपन माइंडेड बोले, डॉक्टर सुरेश बाबू जी जिस चीज को बता रहे थे कि हम अपने समाज को साइंटिफिक टेम्परामेंट वाला बना सकें, ओपन माइंडेडनेस वाला बना सकें, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा उपयोगी होगा। एजुकेशन सिस्टम को भी इम्पैक्ट करें, जो हमको नहीं दे रहे हैं, जहां बदमाशियां होंगी तो समाज जागरूक होगा, समाज तो वहां पर वो अपने अधिकारों के लिए लड़ लेगा, संघर्ष कर लेगा और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सकेगा। आज हमारे बाबा साहब के बाद जो पीढ़ी थी वो तो चली गई, हम इस पीढ़ी के बचे हुए 10 साल के बाद हम भी चले जाएंगे। लेकिन इस पीढ़ी को और जो अब या अगर 10 साल की 15 साल की पीढ़ी है, 10 साल की 15 साल की पीढ़ी है, अगर इसे हम एजुकेशन फिलॉसफी का एक डेफिनेशन दे गए और थिंकिंग स्किल के 5-7 टूल्स इन्हें समझा ले गए, ये अपने जीवन को कामयाब बना ले जाएंगे, ये मनोभाव से संघर्ष करके अपने आप जी जाएंगे। एक तो एक भाग है। दूसरा, जो अभी हमारे पास अनपढ़ समाज है या कमेरा भक्त है, मजदूर समाज है, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर है। हमने पिछले बार एक आधार पे बहुत अच्छा एक सेंटेंस किसी ने बोला था कि रोटी पर थोड़ा सा अचार मिल जाए, आदमी बहुत अट्रैक्ट हो जाता है उससे। उसके पास सूखी रोटी है, अगर उसको थोड़ी सी चटनी दे दी जाए, मिर्ची दे दी जाए ना, या अचार दे दिया जाए, तो उससे रोटी खा लेता, बहुत बड़ा अट्रैक्शन होता है उसका अंदर कि इन्होंने मेरे को अचार दिया। वो काम अगर हम कर ले गए, और वो काम जो हमारे लेबर्स और वर्कर्स हैं, स्किल और अनस्किल्ड, उन्हें हम बड़े पैमाने पर रजिस्टर करा ले जाए, हम कुछ उनको रजिस्टर करा ले जाए, 1-2 साल के बाद बेनिफिट शुरू होंगे उनके। और लेकिन अगर बड़े पैमाने पर हम 10 करोड़ भी लेबर रजिस्टर करा ले जाए, मैं एक स्वप्न बता रहा हूँ, क्योंकि विजुअलाइजेशन तो करना चाहिए, इमेजिनेशन तो करना चाहिए, उसके बिना इनोवेशन और क्रिएटिविटी नहीं होती। अगर हम 10 करोड़ लेबर को रजिस्टर करा ले गए, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर का भाग बच, जो लगभग 7% के लगभग ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, उसमें अगर हम रजिस्टर करा दें तो सरकार के बेनिफिट अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को मिलने लगता है। और जो सरकार नहीं चाहती, पॉलिटिकल सिस्टम नहीं चाहता है, ये काम जो वो नहीं चाहते हैं, वो चाहत हमारी बनना चाहिए, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट की चाहत बनना चाहिए। और इसको आप तब कर पाओगे, जो मैं आप लोगों के सामने इतनी बात कहने के लिए एक भूमिका बनाई, ये एकेडमिकल लोग क्या कर सकते हैं, उसमें क्या रोल कर सकते हैं। अभी तक थिंकिंग स्किल है ना, हम अपने आप को ओपन माइंडेड बनाने के लिए, सेल्फ इंप्रूवमेंट करने के लिए, उसको समझाकर करने के लिए होते थे। इसमें हम ऑर्डिनरी थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग और लेटरल थिंकिंग वगैरह भी हम इस चीज को कर रहे थे। लेकिन एक नई चीज अभी 10 साल में, हालांकि ये 20वीं शताब्दी में नहीं थी, 20वीं शताब्दी में केवल प्रोटोटाइप, मतलब केवल थोड़ा थोड़ा विचार ही आया था, लूज विचार आया था। लेकिन 20वीं शताब्दी में इस विचार का बहुत बड़ा इंप्रूव हुआ है, वो है डिजाइन थिंकिंग। मैं एक नया शब्द बोल रहा हूं, डिजाइन थिंकिंग। ये यूजर को
जैसे कैपिटलिस्ट सिस्टम में कस्टमर है, कस्टमर की क्या नीड है, उस लिहाज से वो पॉलिसी बनाते हैं। अम्बेडकराइट मूवमेंट में हम क्या, जो यूजर है, कौन है, लेबर, वर्कर, अनएम्प्लॉयमेंट, यूथ, ये सब यूजर है ना। शासन से बेनिफिट चाहता है, शासन से सपोर्ट चाहता है, और इसे शासन ने अपनी पॉलिसी में बहुत सारी योजनाएं इसको बना रखी हैं कि इनको बेनिफिट मिले। इनको चाहे वो स्किल हो, अनस्किल हो, और एजुकेटेड हो, अनएजुकेटेड, इनको बेनिफिट करने के लिए बहुत सारी योजना बना रखी है। अगर हम इन्हें जागरूक करके इन्हें थोड़ा सा एजुकेट कर दें, जो जहां रजिस्टर हो सकता है उसे रजिस्ट्रेशन करा दें, तो हम 50% मनोवाद को मात दे सकते हैं। हमारे यूथ को जो डिस्टर्ब कर रहा है उसका रोकथाम हम कर सकते हैं। वो 50% हमारे को एजुकेशन में पार्टिसिपेंट ना कराएं, लेकिन हमारे लोग कम से कम 50% वाटा लेने के अधिकारी बन जाते हैं। 100%, 100% वो पूरा का पूरा बेनिफिट ना ले जाए, कम से कम 50% बेनिफिट तो वो बजट का ले जाने में कामयाब हो सकते हैं। अगर ये हम कराएं तो एक तरह से करप्शन को भी चेक लगता है, और हमारे समाज में जागृति की तुम्हारी रोटी छीनी जा रही है, तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी रोटी बचेगी, ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारी रोटी नहीं बचेगी। अगर वो रोटी बची उनकी, और इसमें अगर हमारी भूमिका हुई, तो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन का आधार बन सकता है, एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन का आधार बन सकता है। मैं सभी एकेडमिक लोगों को इस पर गौर करने के लिए बोलूं। आपके सामने इस स्किल का नाम है डिजाइन थिंकिंग। डिजाइन थिंकिंग पर अगर थोड़ा सा अभ्यास करें, तो हमारी जो एजुकेशनल पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020, इसको एक्सपोज करने में हमें ज्यादा मदद मिलेगी। मुझे अफसोस इस बात का है कि हमारे जितने भी प्रोफेसर यहाँ बैठे हैं, एक तो थिंकिंग स्किल के जानकार नहीं है, तो फिर डिजाइन थिंकिंग कहाँ से जाने करेंगे। अंबेडकर थॉट के प्रोफेसर हैं, केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के एडमिशन के प्रोफेसर, हाई लेवल के प्रोफेसर रह चुके हैं हमारे लोग, पर लेकिन थिंकिंग स्किल में एक भी थिंकिंग स्किल पर मास्टर नहीं है। बहुत सारी थिंकिंग स्किल है, एक भी प्राइमरी थिंकिंग स्किल पर मास्टर नहीं है। समाज को जागृत कैसे करें, और ये दारोमदार है थिंकिंग स्किल का। अगर लेबर लॉ इंप्लीमेंट कराना है, तो हमारे पास सबसे बड़े अधिकार अस्त्र आता है, तो वो है डिजाइन थिंकिंग। अब डिजाइन थिंकिंग आर्टिस्टों का काम नहीं है, ये रियल ऑब्जेक्टिव थिंकिंग है। ये प्लान, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट होते हैं। अभी आपको मैं कुछ पुस्तकें आपको दिखा रहा हूं। ये किसी को दिख रहा है, पढ़ते आ रहा? सर नहीं, लाइट चमक रहा है। हाँ, यस सर, यस कंप्लीट सर, यस, अभी डिजाइन दिख रहा है। थिंकिंग। ये दिख रहा था ऐसा। ये हाँ हाँ, इसका नाम ही है कंप्लीट डिजाइन थिंकिंग गाइड। कंप्लीट डिजाइन थिंकिंग गाइड। अभी मैं आपको और बताता हूं। अभी यहाँ पे मेरे को ढूंढना मुश्किल है। आपको एक किताब बताइए, डिजाइन थिंकिंग
ए लेबर लोगों को ऑर्गेनाइज एजुकेशन देने में, उनके लिए यूटिलिटी बनने में बहुत बड़ी मदद कर सकता है। इसलिए मैं सभी एकेडमिशियन को, जो टीचर्स से प्रोफेसर लेवल तक हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, गाइड हैं, मैं इन सबसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोग इंटरनेट पर जाकर सर्च करें। जो यूनिवर्सिटी में है वो लाइब्रेरी में नहीं है, तो लाइब्रेरी में थिंकिंग स्किल की किताबें मंगाएं, पढ़ें और पढ़कर समझाने वाले। हमारे देश की विडंबना यही, हमारे को जो गुलाम बनाया गया है, वो उसकी योजना ही उन्होंने बनाई है कि आप अनथिंकिंग पीपुल बने, सोच विचार करने वाले लोग ना बने। अनथिंकिंग पीपुल बनेंगे तो वो ज्यादा खुश रहेंगे, मनुवाद उसी तरह से पनपता रहेगा, मजबूत रहेगा। हम अंधविश्वास और पाखंडों में जल्दी जकड़ जाएंगे। जो साइंटिफिक टेम्परामेंट, जो टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से जो डेवलप हुआ है, थोड़ा बहुत साइंटिफिक डेवलप हुआ, पाखंडों से दूर हटने की कोशिश हुई, उसको फिर से वो जकड़ने की कोशिश में है। और हमारे पास केवल सबसे बड़ा अस्त्र है तो थिंकिंग स्किल। अगर थिंकिंग स्किल को एजुकेशन फिलॉसफी के साथ थिंकिंग स्किल जोड़कर हम आम लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे, आप ज्यादा कामयाब, हम सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट में ज्यादा कामयाब हो सकते हैं। एक ये मैं मैसेज आप लोगों को आज के दिन देना चाहूंगा। आप लोग इस पर अभ्यास कीजिए। कुछ लोगों को अगर ज्यादा इस समय यहाँ पर मेरे पास करीब MKSOT पर लगभग 50 पुस्तक से ज्यादा, लगभग एक कहूंगा कि 150 से ज्यादा पुस्तकें ऑन थिंकिंग स्किल है। 150 से ज्यादा पुस्तकें ऑन थिंकिंग स्किल हैं, और आपके पास एक किताब भी थिंकिंग स्किल की नहीं होगी, तो फिर रास्ता दिखाने वाले कैसे बनेंगे? और हमारे तो कास्ट का अनदर नेम अनथिंकिंगनेस है, बोला हमने, कास्ट का दूसरा नाम अनथिंकिंग। अगर कास्ट को खत्म करना है तो अनथिंकिंगनेस को मारना पड़ेगा, इसको किलिंग करना होगा। यानी उसकी जगह किलिंग करना क्या है, खून खराबा नहीं करना है, रिप्लेस करना है कि आदमी को थोड़ा सोच विचार करने वाला बना। एक्सपर्ट मत बताइए, थोड़ा ओपन माइंडेड होना शुरू हो जाएगा तो बहुत तेजी से ओपन माइंड होता। अगर किसी को थोड़ा सा स्वतंत्रता का स्वाद मिल जाए तो उसे फिर गुलाम बना पाना बहुत मुश्किल जाता है। अगर किसी को स्वतंत्रता का थोड़ा सा स्वाद मिल जाए तो फिर उसे गुलाम बनाना बहुत मुश्किल जाता है। ये बात को प्रैक्टिस में लाइए। इसकी समझ महात्मा ज्योतिराव फुले को, साहू महाराज को, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत गहराई से थी। इसलिए उन्होंने अपना आदेश हमें बहुत सटीक हमें मार्गदर्शन किया है। मैं यहीं पर अपनी बात को रोकना चाहूँगा, विराम लेना चाहूँगा। और ये बहुत सारे एक ट्रेनिंग का पॉम्पलेट का एक जगह जरूर आया मोहन चौहान साहब की तरफ कि हमारे एजुकेशन पर पॉम्पलेट बनना चाहिए। हमने इतने दिनों से डॉक्यूमेंट या ट्रेनिंग के ऊपर बहुत सारे लेक्चर दिए हैं। एजुकेशन फिलॉसफी को हमारे ट्रेनर्स ने काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया है। अगर आप कुछ प्राइमरी ड्राफ्ट कर सकते हैं कि आपके माइंड में किस प्रकार का पॉम्पलेट होना चाहिए, आप ड्राफ्ट करके अगली मीटिंग में दें और उस पर चर्चा करें तो अच्छा होगा। इतने शब्दों के साथ मैं यहीं पर अपने आप को विराम लेता हूँ। जय भीम, जय भारत। थैंक यू दिमन पियार सर। नाहर सिंह सर से मैं ऐसा अनुरोध करूंगा कि मीटिंग कंक्लूड करें। नाहर सिंह सर प्लीज। जी सर, प्लीज सर बताओ महेंद्र जी, क्या बताएं, बताओ। कंक्लूड कीजिए सर। आप ही कर दीजिए कंक्लूड इसको, है ना, आप ही कर दीजिए। ओके सहकारियों, जय भीम। जो भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई वो सैंक्शन अप्रूव भी हुई। मुझे ऐसा लगता है कि हमें एज एकेडमिशियंस की ज्यादा जोर हमें थिंकिंग स्किल स्टूडेंट्स को कैसे हम दे सकते हैं, और वो थिंकिंग स्किल से मीन्स सारी बातें उनके सामने ट्रांसपेरेंस होगी, ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। और मीन्स उनके अंदर एज अ टीचर, एज अ एकेडमिशियन, वी हैव टू इनकलकेट मॉरल वैल्यूज। अगर हम ज्यादा मॉरल वैल्यूज और थिंकिंग स्किल स्टूडेंट्स के अंदर ज्यादा हम बिल्ड अप करने की कोशिश करेंगे तो
ये थिंकिंग स्किल और मीन्स मॉरल वैल्यूज से वो हम कॉपरेशन की तरफ लेके जाएगा। मॉरल वैल्यूज विल तो तभी उनके अंदर कॉपरेशन जाग उठेगा। कॉपरेशन, ये जो सहकारिता जो ये है वो उनके अंदर जागेगा, और ये थिंकिंग स्किल और कॉपरेशन द्वारा हम उन्हें एक अच्छा समाज बनाने में उनका सहयोग वो खुद देंगे। मुझे लगता है थिंकिंग स्किल और ये मॉरल वैल्यूज वी हैव टू गिव मच एंड मोर ट्रेस। थैंक यू सर, हमें पीआर सर ने गाइडेंस दिया, और मैं उनसे ऐसा मीन्स प्रॉमिस करता हूँ हम सभी की तरफ से कि we will try to be best learner of thinking skills and we'll try to give these thinking skills to the society. थैंक यू। इसी के साथ ये हमारा जो सेशन है हम समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट समय हम और ज्यादा सोच समझ कर आए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और एज अ एकेडमिशियन हाउ एक कुछ ऐसा हम सोच के आए कि हम क्या कर सकते, क्या होगा हमारा एक्शन प्लान, हाउ स्टूडेंट्स और एजुकेशन सिस्टम कैन बी सक्सेसफुल और फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट। उसके लिए हमारा योगदान, सहयोग क्या रहेगा, वो हमें खुद को बताना है। थैंक यू। इसी के साथ ये हमारा आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। थैंक यू ऑल, थैंक यू। जय भीम, जय भारत।
नमस्कार, बड़ी खबर में मैं कादम्बरी शर्मा हूँ आपके साथ। और सबसे पहले बात कांग्रेस और बीजेपी के बीच सेना के पीछे हटने के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज चीन के साथ सेना वापसी के समझौते पर सवाल उठाते हुए कहा कि भारतीय सेना इंडो स्कोर से पीछे क्यों हट रही है। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री का भारत का कदम है। राहुल गांधी ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री पर चीन के सामने सिर झुकाकर भारतीय जमीन चीन के हवाले कर देने का आरोप। अरे मधु, चाइना के सामने नरेंद्र मोदी ने अपना सिर झुकाया। हमारी जमीन फिंगर 4 तक है। नरेंद्र मोदी ने फिंगर 3 से फिंगर 4 की जमीन जो हिंदुस्तान है वो चाइना को पता है। दूसरी बात जो स्ट्रेटेजिक एरिया है पैक्सान प्लेट का, जहां चाइना अंदर आया उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला। ओबरा और हॉटस्पॉट्स के बारे में एक शब्द नहीं बोला। वहां बैठे हुए हैं। सच्चाई ये है कि हमारी जो पॉलिटिकल जमीन है नरेंद्र मोदी ने चाइना को दी। दिस इज एब्सोल्यूट 100% पावर। The Prime Minister is a power who cannot stand up to that. That's the fact. चीन के साथ समझौते में भारतीय जमीन छोड़ने के राजनीति के आरोप को रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर गलत बताया। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये कहना गलत है कि भारतीय क्षेत्र फिंगर 4 तक है। वास्तविक नियंत्रण रेखा फिंगर 8 तक है। इसलिए भारत फिंगर 8 तक गश्त की मांग दोहराता रहा। चीन का भारत के 45,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर अवैध कब्जा है। भारत अपनी जमीन को अपने नक्शे में रखता है। रक्षा मंत्री के मुताबिक हॉटस्पॉट, कोबरा और गिब्सन का अनुवाद भी सुलझा लिया जाए। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक और झटका लगा है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिनेश त्रिवेदी ने सदन में इस्तीफे का ऐलान कर दिया। कहा जा रहा है कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। पत्रकारों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि पार्टी का कॉर्पोरेट प्रोफेशनल के हाथ में है, जिसको राजनीति का डर है वह भी नहीं करता, वो नेता बन गया। एनडीटीवी के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि बीजेपी में अगर जाऊंगा तो कोई झेल नहीं बल्कि सब कुछ बात है। दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया। उसके बाद से बंगाल की राजनीति में एक बार फिर से उबार कर दिए नेता दिनेश त्रिवेदी है। आपने कहा कि पार्टी में कॉर्पोरेट कल्चर का एक चुनौती है, एक संकट खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री से आप बात करना चाहते हैं लेकिन मुख्यमंत्री अवेलेबल नहीं है। क्या होता है कि हर एक पार्टी की यदि आप मंदिर की परिभाषा तो मंदिर की मूर्ति में एक आत्मा होती है।
लोग ने मिलकर बनाया, वो संघर्ष और वो आत्मा चाहिए। उस समय यदि किसी को दिल्ली भेजना होता था तो 5,000, 7,000, 10,000 पैसा भी। आज यदि 100 करोड़ की कंसल्टेंट गरीब आदमी को दे दो, अकेली लड़ी सीपीएम को हराया, अकेली कंसल्टेंट था। तो ये पार्टी अब कंसल्टेंट की पार्टी, ये पार्टी अब जो पार्टी हम लोग ने बनाई थी वो नहीं रही। तो जो घर आपने बनाया, जिस कारण से बनाया, जो आत्मा थी वो ही चली गई, तो घर का क्या। लेकिन अब एक सवाल ये सबसे ज्यादा जो इसकी नजर है और इसकी सबसे ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट है कि अब दिनेश त्रिवेदी का क्या हम माने कि दिनेश त्रिवेदी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? बीजेपी में राइट फ्रॉम नरेंद्र नारायण डाउन एवरीबॉडी दोस्त है हमारे, हमको टीएमसी में जाने के लिए फॉर्मल इनविटेशन की जरूरत नहीं है, मुझे और बीजेपी में जाना कोई ऐसा नहीं है कि अरे कहाँ चले गए, नहीं ऐसा नहीं है। सब जगह लोग को पसंद करते हैं, तो उनमें भी कुछ तो है, कुछ तो है। तो जिससे जाना होगा उसे कोई झेप की बात नहीं, वो फक्र की बात कुछ तो और रिश्ते सीधा ना किसके साथ क्या कुछ नहीं है। कांग्रेस के नेता सदर करे झटका नहीं है, जमीन से जुड़े नेता नहीं। हमें तो पता नहीं था कि रिजाइन करेंगे, पार्टी को नहीं पता है कि भाई उनका असंतोष जता है पर शरद पवार के पास जाके, लेकिन उनको तो कोई इंटरेस्ट नहीं रिजाइन करो। अचानक याद किया, हम लोग से बात नहीं की, 4-5 दिन पहले ही उनसे बात करते हैं, इसे कुछ नहीं पता है कि तो क्या करें, हरियाणा के बहादुरगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत में हजारों की तादाद में किसानों की भीड़ दिखी। किसान नेता राकेश कैद ने आंदोलन झील वाले बयान देकर सरकार को, लेकिन सबसे अहम बात है कि महापंचायत में महिलाओं की मौजूदगी। बहादुरगढ़ से हमारे सहयोगी सुरक्षित 40 साल की कांग्रेस खद्दर के खिलाड़ी गांव से अपने दोनों बच्चों को लेकर गांव में ताला बंद करके महापंचायत 4 दिन में खेती ही बंद करके कमाने खाने का पहले कभी भी किसी आंदोलन में नहीं गए। महिलाओं का बहुत योगदान है महापंचायतों में महिलाओं की संख्या कम ही नजर आती है, लेकिन बहादुरगढ़ की महापंचायत में सैकड़ों महिलाएं सबसे आगे नजर आती किसानों की महापंचायत में पारंपरिक राजनीति भी बताई गई। दूसरी जगहों की तरह यहाँ जबरदस्त भीड़ नजर आई, लेकिन सबको इंतजार था किसान नेता राकेश जिनके बीजेपी के बुजुर्ग नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भी आंदोलन किया। किसानों ने कहा कि सर्व जातीय महापंचायतों के जरिए लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। बहादुरगढ़ की महापंचायत में लोग लगातार जीत यहाँ तक की मिसाल ये तो लड़ाने की कोशिश करेंगे धर्म के नाम पर, लेकिन अब लोग समझ चुके, जागरूक हो चुके। बहादुरगढ़ पंचायत में सभी जातियों के
महापंचायत में तय किया गया कि 18 तारीख को देश भर में किसान रेल रोककर अपनी ताकत दिखाएंगे। किसान संगठनों की रणनीति है कि सिंगू बॉर्डर, टीपी बॉर्डर का गांव तक पहुंचाया जाए। महिलाओं की भागीदारी भी बड़ी है। कहीं न कहीं तस्वीरों के जरिए सरकार को दबाव बने, सरकार बातचीत के लिए बुलाए, सरकार ये कह ले कि वो एक फोन कॉल जो है अभी तक आधिकारिक तौर पर सरकार बातचीत के लिए नहीं बुलाया है और महापंचायत का काम जारी है। और महापंचायत ने अब महाराष्ट्र में करने के लिए किसान तैयारी बादलगढ़ में संयुक्त राहुल चौहान और उन्होंने अशोक लाख दिए हैं। एक आयोजक है वंडर सीमेंट। जब भी आए खला पंचायत, गोल्डी हल्दी पाउडर, गोल्डी मसाले, जहां जाए रिश्ते बना। दर्द है तो गवर्नमेंट कहना। प्रभु श्री राम प्रीमियम अगरबत्तियां लाए सुख और समृद्धि। 99.22% claims paid ratio in India. Usi का number Max Life Insurance. Plans बात encourage introduction of force beautiful. Or Apollo Terra, bad roads go to good places. इंडिया का सबसे भरोसेमंद कौन कहता है कि जॉब कर तुम्हारा तो हमेशा से इस साल में हमें भी हम लोगों के फ्यूचर जो फ्यूचर सिक्योर तो अपनों को शेयर करते हैं नहीं लगता अपनों का फ्यूचर इंश्योर करते ये बहुत फायदा HDFC लाइफ सर उठा कीजिए आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा हो गया NDS नहीं बता पूरी बनाना important presentation. मेरे भरोसा है और आपका भरोसा मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की 99.2% क्लेम्स पेड रेशियो इंडिया के भरोसे का मैक्स लाइफ इंश्योरेंस
Succeeded